एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज मैं आपको करवाऊंगी कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहेंगी और एग्ज़ाम से पहले अगर आप इसे पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली ये यूज़फुल रहेंगी आपके लिए। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं नॉर्मली जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजिंग होती है, जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या फिर उनके मीनिंग नहीं पता होते हैं ना, तो उसके मीनिंग और उसके कुछ डिफरेंसेस मैं आज आपको क्लियर करूंगी। बेसिकली इसमें आपको बताऊंगी आज बिजनेस फाइनेंस के कुछ एक ऐसी टर्म्स 10 टर्म्स के मैं आपको मीनिंग बताऊंगी एंड डिफरेंसेस क्लियर करूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम अनदर 10 करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 रहेगा। अगर आपको लगता है, एंड तक देखिए इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी और वीडियोस आनी चाहिए जिसमें हमें बेसिक टर्म्स के मीनिंग क्लियर किए जाने चाहिए, ऐसी और वीडियोस आनी चाहिए तो कमेंट कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो भी कमेंट कीजिए, और अगर कुछ कमी लगी होगे तो भी मुझे बताइए ताकि उसे हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन। सबसे पहली टर्म है कैपिटलाइजेशन। का मीनिंग क्या होता है? किसी भी कंपनी में जितनी भी टोटल अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है, चाहे वो बाहर से लाई है चाहे वो अंदर से लाई है, मतलब कहने का चाहे वो शेयर कैपिटल है, शेयर्स इशू करके लाई है, चाहे वो हम डिबेंचर्स वगैरह इशू करके लाए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं, चाहे हमारे पास वो खुद का पैसा पड़ा है, दैट इज़ रिजर्व्स पड़े हैं एंड सरप्लसेस पड़े हैं, तो वो सारी के सारी जितने भी टोटल अमाउंट होती है, जब हम उसका सम टोटल कर देते हैं, टोटल अमाउंट जितने भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट करनी है उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। एंड जो ये कैपिटलाइजेशन वर्ड है ना, ये कंपनी के लिए यूज़ होता है। कोई भी सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, उसके लिए नहीं होता है। मेनली ये जो कंपनी है उसके लिए ही हम जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है उसको डिनोट करने के लिए कैपिटलाइजेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड टर्म पे, दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? नेटवर्थ होती है बिजनेस की। अभी नेटवर्थ कैसे निकलती है? जब हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ में चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है, चाहे टोटल लाइबिलिटीज़ है ना, तो जो टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं जब उसमें से हम जो टोटल एसेट्स होती हैं जब उसमें से हम टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो वो क्या निकल के आ जाती है? नेटवर्थ निकल के आ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कैपिटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे। अभी कैपिटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर करती हूँ। नॉर्मली हम कैपिटल स्ट्रक्चर में, मैंने आपको रिवीजन वीडियो में भी समझाया हुआ है, दैट इज़ कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम मेनली देखते क्या हैं कि अगर किसी कंपनी को मान लो 10 लाख रुपए चाहिए फ़िलहाल में, उसको फ़ंड रेज़ करना है 10 लाख रुपीज़ का, तो वो ये देखेगी कि मैं कौन कौन से सोर्सेज से फ़ंड रेज़ कर सकता हूँ, उसके अलावा जो है कितना कितना कौन से करना है। मान लो 10 लाख रुपए उसने रेज़ करने हैं, तो 10 लाख में से उसने मान लो 4 लाख उसने ये डिसाइड किया कि मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूँगा, तो 2 लाख मेरे पास खुद के पास पड़ा है, 4 लाख के मैं डिबेंचर्स इशू कर दूँगा, 2 लाख के मैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दूँगा। तो इस तरीके से जो है उसने ये डिसाइड किया कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कि मैं किस प्रोपोर्शन में कौन कौन से सोर्सेज से फ़ंड रेज़ करूँगा। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी यही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में फिर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फ़ंड रेज़ करना है, और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसमें पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड आ जाती है, यानी कि चाहे वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं चाहे वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं कैपिटल के, वो सबका ही हम जब सम टोटल करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसमें हम करंट लाइबिलिटीज़ भी लेते हैं, उसमें हम शॉर्ट टर्म लोन्स भी लेते हैं, इसमें हम लॉन्ग टर्म लोन्स भी लेते हैं, शेयर कैपिटल भी लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कहने का जितने भी सोर्सेज होते हैं फाइनेंस रेस करने के, फंड रेस करने के, बेसिकली चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, वो सारे के सारे जब हम देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज आ जाते हैं। क्लियर? इस वे से अभी किसका स्कोप वाइड हुआ? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा होता है किससे? कैपिटल स्ट्रक्चर से, ठीक है।
क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर हम सारे के सारे सोर्सेज ले रहे हैं और कैपिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, दैट इज़ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन पे। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वर्ड देख के ये मीनिंग इंटरप्रेट करेंगे, जिसको नहीं पता होगा बेसिकली मीनिंग, वो ये इंटरप्रेट करेंगे कि अगर किसी कंपनी के पास ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल है तो वो ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म है, और अगर किसी कंपनी के पास ज़रूरत से कम कैपिटल है तो वो अंडर कैपिटलाइजेशन फॉर्म है ना। तो बट ये इसका क्लियर मीनिंग नहीं होता, बिल्कुल सही मीनिंग ये नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और ही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। मैं आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले आता है ओवर कैपिटलाइजेशन। अभी ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कई बार ना कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, उसकी जो है वो शेयर कैपिटल, तो मान लो सारी की सारी कैपिटल एक्चुअली में जितनी भी कैपिटल है, चाहे वो रिजर्व्स है, मतलब जितनी भी कैपिटलाइजेशन की अमाउंट है, वो कैपिटलाइजेशन की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। मान लो 10 लाख की है और उस कैपिटल अमाउंट से जितनी भी उसके पास कैपिटल है वो उसने सारी की सारी कर दी इन्वेस्ट। ठीक है, वो 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद उसे रिटर्न मिल रहा है 8 लाख का। उसे रिटर्न कितना मिल रहा है, 8 लाख का, यानी कि उसकी एवरेज इनकम कितनी है, मान लो 8 लाख की उसकी एवरेज इनकम है। पिछले 5 सालों का हम अगर इनकम का एवरेज निकालें तो वो 8 लाख आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या केस हुआ कि उसकी जो शेयर कैपिटल है प्लस अदर कैपिटल है, टोटल कैपिटल है वो कितने की है, वो 10 लाख की है, और उसकी एवरेज की इनकम कितनी है, वो 8 लाख की है। दैट मीन्स उसके पास शॉर्टेज है कि नहीं है, है ना। जब उसके पास शॉर्टेज होती है, जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं होती है इतनी ज़्यादा, तब ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आती है। और इस सिचुएशन में कोई भी कंपनी जो है वो फेयर रिटर्न नहीं अर्न कर पाती है। ऑब्वियसली कहाँ कर रही है फेयर रिटर्न, 10 लाख रुपये उसने इन्वेस्ट किया था और उसके बदले में उसकी कॉस्ट तक पूरी नहीं हो रही है, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का उसके ऊपर उसको अभी रिकवरी हुई है ना। तो बेसिकली यहाँ पे इसको फेयर रिटर्न क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। अब उसको अगर खुद कोई फेयर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो क्या वो फेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा डिविडेंड शेयर होल्डर को, नहीं कर सकेगा। इनकम ही कम हो रही है तो ऑब्वियसली सी बात है शेयर होल्डर्स को भी कम ही डिविडेंड देगा ना वो। अगर अब शेयर होल्डर्स को वो कम डिविडेंड देगा तो जो मार्केट प्राइसेस है शेयर्स के वो भी गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे, बिल्कुल गिर जाएंगे। और उस सिचुएशन में क्या होती है, वो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन होती है। ऐसी फर्म को हम ओवर कैपिटलाइजेशन फर्म बोलते हैं या ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म बोलते हैं। ऐसी फर्म जिसकी एवरेज इनकम कम होती है उसकी टोटल कैपिटल अमाउंट से, एंड साथ ही साथ जो है वो फेयर जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, जिसकी वजह से उनके शेयर्स के प्राइसेस जो है वो मार्केट में गिर जाते हैं। एंड उस फर्म की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती। एंड ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन किस वजह से आती है, नॉर्मली जब कभी अर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है फर्म की ड्यू टू एनी रीज़न, अगर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मशीनरी सही से नहीं चल रही है, उसका ब्रांड का इतना भी अच्छा नाम नहीं है मार्केट में, है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है जिसकी वजह से वो मार्जिन बहुत कम रख पा रहा है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है बेसिकली जिसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं गिनी जाती, या वो रिसोर्सेज को हो सकता है वो अच्छे से यूटिलाइज ना कर पा रहा हो, है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है। अभी आगे हम चलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन पे। अंडर कैपिटलाइजेशन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है ना वो तो है कम, और जो एवरेज इनकम है वो उससे ज़्यादा है। अभी कैपिटल की अमाउंट से अगर एवरेज इनकम ज़्यादा होगी तो कोई भी कंपनी खुश हो जाएगी, और खुश होकर ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा है तो वो अच्छे से अच्छा बढ़िया हायर रेट पे डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकेगी, है ना, वो एबल होगी डिस्ट्रीब्यूट करने के। अभी वो ज़्यादा डिविडेंड अगर डिक्लेयर करेगी तो मार्केट वैल्यू शेयर्स की बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, कोई भी जो फर्म है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, साउंड होती है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो रिसोर्सेज को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा होता है। सो उस टाइम पे जो कंपनी है वो बढ़िया तरीके से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, मार्केट शेयर्स जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी एवरेज इनकम ज़्यादा होती है उसकी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल से। क्लियर। तो ये अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन होती है। बट कहीं ना कहीं ये वाली सिचुएशन तो बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि मतलब कमी है तो फिर ऑब्वियसली सी बात है नुकसानदायक ही होगी अगर शेयर्स की वैल्यू कमी जा रही है किसी भी कंपनी की। बट अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन कहीं ना कहीं इसलिए नुकसानदायक हो जाती है, कई बार होता है ना, मतलब कोई भी कंपनी है
बढ़िया सा उसको मतलब उससे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो बढ़िया एक्साइटेड होगी, हाँ भी अच्छा मेरे को इनकम हुई है, अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, एसेट्स खरीद लो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, सारा पैसा ख़त्म, फ्यूचर में देखा कुछ है ही नहीं। मतलब कहने का ये कुछ फर्म्स, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास इनकम ज़्यादा होती है और वो उस टाइम पे उस चीज़ को सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा इनकम होने की वजह से, एंड वो कहीं ना कहीं बाद में उनको इस चीज़ का नुकसान हो जाता है। मतलब पहले उनकी ज़्यादा इनकम हो जाए तो कहीं ना कहीं एक फेयर, एक स्टेबल इनकम जो होती है, एक फेयर इनकम होनी चाहिए इतनी, बट बहुत ज़्यादा ओवर हम इनकम हो रही है और या बहुत ज़्यादा अंडर है, मतलब कहने का कम है, चाहे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ओवर है, तो दोनों ही नुकसानदायक रहती हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ वॉटेड कैपिटल पे। अभी वॉटेड कैपिटल क्या होता है? वॉटेड कैपिटल सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको सीधा ही एग्जांपल के थ्रू ही समझाती हूँ। सबसे इसके ना दो वे से मैं आपको मीनिंग क्लियर करूँगी, एक तो एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रमोटर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो प्रमोटर्स हैं, मान लो अभी ना इनिशियल स्टेज है कंपनी की, नई नई कंपनी खुली है, उस टाइम पे प्रमोशन करनी है, प्रमोटर्स प्रमोशन करके दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। उन्होंने जितनी सर्विसेज दी है ना कंपनी को शुरुआती स्टेज में, उसके हिसाब से उनकी पेमेंट बनती है 1,00,000 रुपये कैश में, अगर कोई भी कंपनी पे करे उनको तो। बट कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि जो प्रमोटर्स हैं हमारी कंपनी के, उनको हम शेयर्स इशू कर देते हैं बदले में उनकी जो उन्होंने सर्विसेज रेंडर की हैं हमारी कंपनी के लिए। क्लियर? तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी शेयर्स इशू करते हैं, तो जितनी उन्होंने सर्विसेज दी है उस हिसाब से उनको 1,00,000 तक के शेयर्स इशू करने चाहिए थे, बट कंपनी ने क्या किया, उसको 1,50,000 के शेयर्स इशू कर दिए। अभी उन्होंने सर्विसेज ही 1,00,000 तक की दी है, इतने ही उनके बनते थे, बट अगर जो सर्विसेज दी है उससे एक्सेस में अगर कंपनी उन्हें शेयर्स इशू कर रही है, मतलब ज़्यादा एक तरीके से उन्हें पे कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बाद में नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, है ना। तो उसे ही हम बोलते हैं वॉटेड कैपिटल। मतलब कहने का, जब एक्सेस ऑफ शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं उनके सर्विसेज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं वॉटेड कैपिटल। उसके अलावा जो एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग होता है वो भी आपको क्लियर करती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो जब शुरुआती स्टेज होती है तो जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है वो इक्वल होनी चाहिए किसके? एसेट्स के। मान लो 10,00,000 की हमारे पास शेयर कैपिटल है, हमारे पास पैसा आया शेयर कैपिटल से 10,00,000 रुपये, उस 10,00,000 की हमने एसेट्स एक्वायर कर ली। क्लियर? दोनों चीज़ें इक्वल है, फिर तो ठीक ही है ना। बट हमने क्या किया, इस सिचुएशन में क्या होता है, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि मतलब जो 10,00,000 की हमने शेयर कैपिटल हमारे पास थी और जो एसेट्स है वो हमने या तो उस टाइम पे महंगे प्राइसेस पे ख़रीदी थी, ठीक है, या फिर हो सकता है कि सही प्राइसेस पे ख़रीदी थी बट वो एसेट ही बेकार ख़रीद ली थी कि वो फ्यूचर में जाके वेस्ट हो गई, बहुत ही ज़्यादा उसकी रियलाइजेबल बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। कहने का मतलब जो शेयर कैपिटल जितने की है और जो रियलाइजेबल एसेट की जो वैल्यू होती है, मतलब जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है एसेट की, वो अगर इक्वल है तो ठीक है, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो ठीक है। बट अगर बहुत ज़्यादा उसमें गैप आ रहा है कि शेयर है कैपिटल हमारे पास ज़्यादा की है और एसेट हमारी बहुत ज़्यादा कम में बिकी है, इन फ्यूचर में जाके अगर हम आज एसेट खरीदते हैं, 1,00,000 की हमारे पास कैपिटल है, उस 1,00,000 की हमने आज एसेट खरीद ली, क्लियर, उसके बाद जब हमने फ्यूचर में जाके बेचा तो वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 की बिकी, तो वहाँ पे हमें क्या हुआ, जो 50,000 का लॉस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो उस टाइम पे या तो हो सकता है हमने 1,00,000 रुपये में जो एसेट खरीदी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे खरीद ली हो, महंगाई में खरीद ली हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हमने देख के ना खरीदी हो, जो उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा डाउन आ गए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है और इसे भी हम बोलते हैं वॉटेड कैपिटल। मतलब कहने का जो एक्सेस पोर्शन होता है ना कैपिटल का, उसे हम बोलते हैं वॉटेड कैपिटल। वो एक्सेस पोर्शन जो कोई भी जो एसेट होती है, रियलाइजेबल एसेट्स होती हैं, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और इसको हम वॉटेड कैपिटल इसलिए बोलते हैं इस कैपिटल को, क्योंकि जो शुरुआती स्टेज होती है, प्रमोशन के टाइम पे ये पैसा लगता है नॉर्मली, और उस टाइम पे पानी की तरह पैसा बहता है ना, मतलब पानी की तरह फ्लो होता है फंड्स का, इसीलिए इसे हम वॉटेड कैपिटल भी बोलते हैं। बिकॉज प्रमोटर्स को इतने ज़्यादा पैसे दे दिए, एसेट्स हमने इतनी महंगी महंगी शुरुआत में ख़रीद ली, वो बाद में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि अरे यार ये तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया हमारा, बहुत नुकसान हो गया हमारा। उस टाइम पर हमने जोश जोश में हमने सारा पैसा इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे से मैनेजमेंट करके नहीं इन्वेस्ट किया, उसे हम बोलते हैं वॉटेड कैपिटल। अभी कुछ स्टूडेंट्स में शायद कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि जो ओवर कैपिटलाइजेशन होती है इसमें भी शॉर्टेज होती है मनी की, और जो वॉटेड कैपिटल होती है इसमें भी शॉर्टेज होती है मनी की, बट दोनों में फ़र्क क्या होता है
कि अगर हम अभी फ़िलहाल में हमारा बिज़नेस चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, ड्यू टू एनी रीज़न हमारी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म है ना। मतलब कहने का हम अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं शायद, या कुछ भी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रहा है। और अगर जो शुरुआती प्रमोशन के टाइम पे, इनिशियल स्टेजेस पे जो बेसिकली हमने अंधाधुंध खर्चा कर दिया या फिर सोच के नहीं किया, एसेट्स पे इन्वेस्ट कर दिया, उसका आज जो है रियलाइजेबल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है, या वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हमारी शेयर कैपिटल को, उसको हम बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट और 3 टर्म्स पे हम चलेंगे। इसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड वीडियो में करेंगे। ऑब्वियसली उसमें मैं आपको 10 और टर्म्स का मीनिंग करवाऊंगी। उससे पहले अगर आपने रिवीजन वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं, लिंक आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको पेपर 1 की रिविजन वीडियोज़ भी मिलेंगी, पेपर 2 की, कॉमर्स की भी मिलेंगी। उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट की फुल रिविजन, कंप्लीट यूनिट्स की रिविजन करवा रखी है। जिसने भी अभी तक नहीं देखी है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी रिवीजन के लिए इस एंड मोमेंट में आके। चाहे कोई बच्चा शुरू में भी देख रहा है, उससे उसकी भी रिवीजन अच्छी हो जाती है, चाहे वो बच्चा एंड में देख रहा है उसकी भी रिवीजन अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है, जो न्यू है इस चैनल के लिए, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके देख सकते हैं। दोनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे हम चलते हैं। लीवरेज एंड ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीवरेज के 2 तरीक़ों से लीवरेज हो सकती है, ऑपरेटिंग भी, फाइनेंशियल भी। क्लियर। अभी सबसे पहले मैं आपको लीवरेज का मीनिंग बताती हूँ। लीवरेज का मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई कंपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल होती है ना, जिस पे मतलब एक कंपनी की फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है कि उसको तो इतने पे करने ही करने हैं, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उसको इतना फिक्स पे करना ही करना है। जब कोई भी कंपनी बोरोड कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करती है, जब कोई भी कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करती है, तो ऐसी फर्म को, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, लीवरेज। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लीवरेज बोलते हैं। क्लियर। अभी इसमें होता क्या है कि ये जो लीवरेज है ये क्या डिस्क्राइब करता है कि कोई भी फर्म कितने बढ़िया तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स का यूज़ कर रही है या फिर फंड्स का यूज़ कर रही है, फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स का, ताकि वो जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, जो उनके ऑनर्स हैं कंपनी के, उनकी रिटर्न्स को, उनके जो अर्निंग्स हैं उसको मैग्नीफाई कर सके, उसको मैक्सिमम कर सके, उसको मैग्नीफाई कर सके, उसको एनहेंस कर सके। इसलिए हम बेसिकली इसी चीज़ को लीवरेज बोलते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से वो फिक्स्ड कॉस्ट का यूज़ कर रही है। और एक बात और कि जितना ज़्यादा लीवरेज होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि अगर मान लो कंपनी के पास अर्निंग नहीं हुई किसी टाइम पे, तो जो जिनको फिक्स देना है वो तो आके खड़े हो जाएंगे, हमारे फिक्स दो हमें पैसे, है ना, तो अब उनको तो फिक्स देने पड़ेंगे, अभी उनका क्या करें। तो इस सिचुएशन में रिस्क भी ज़्यादा ही रहता है, बट हाँ जहाँ रिस्क है वहाँ रिटर्न ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर लीवरेज ज़्यादा है तो रिस्क भले ही ज़्यादा होगा एंड रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये बेसिक मीनिंग होता है लीवरेज का। और लीवरेज हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। दोनों एक एक करके हम पढ़ते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो आता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज में होता क्या है, ये एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। और जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है, ये जो जैसे डिबेंचर्स वगैरह हो गए ना, जो हम फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज का यूज़ करते हैं, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो जो हम सोर्सेज यूज़ करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट वाले। और जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लाइक हम लैंड यूज़ कर रहे हैं, फिक्स्ड है, फिक्स्ड रेंट उसका देना ही देना, चाहे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बट उसका रेंट हमें फिक्स देना ही देना है। ये एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सबसे पहला तो ये। अभी इन दोनों के मीनिंग क्या होंगे, अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सीधा सबसे पहले बताती हूँ कि जब भी सेल इंक्रीज़ होती है, मान लो किसी कंपनी है उसकी क्या हुई, सेल इंक्रीज़ हुई, और सेल इंक्रीज़ जैसे जैसे होती है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, डेफिनेटली बढ़ती है जी। उसके बाद जो है फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती, वो फिक्स्ड ही रहती है, वो तो नहीं रहेगी, है ना। मतलब कहने का अगर शॉर्ट टर्म में हम देखें तो शॉर्ट टर्म में जैसे जैसे सेल इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो उतनी की उतनी ही रहती है ना। तो ये वाला फंडा इसमें यूज़ होगा। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मान लो फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की सेल बढ़ी, ठीक है,
और क्योंकि हम तो फिक्स्ड एसेट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया लीवरेज का बेसिक मीनिंग ही क्या होता है कि फिक्स्ड वालों को यूज़ करना, वेरिएबल वालों को छोड़ दो, साइड में छोड़ दो, फिक्स्ड का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हमने क्या किया, सेल हमारी बढ़ी और सेल बढ़ने से हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट भी बढ़ी, राइट। टोटल कॉस्ट बढ़ी हमारी, बट उस टोटल कॉस्ट में वेरिएबल का पोर्शन तो इतना सा है और जो फिक्स्ड का पोर्शन है वो इतना सारा है। मतलब हम फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट कम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हमारी टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि मान लो अभी हमारी सेल बढ़ रही है, हमारे 10 यूनिट और बिक गए हैं, तो फिक्स्ड तो उतनी की उतनी ही है कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उसमें फिक्स्ड का जो रेशियो है ना टोटल कॉस्ट में, वो ज़्यादा है। फिक्स्ड का रेशियो ज़्यादा है और फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही है, वो तो बढ़ेगी नहीं, वो तो उतनी की उतनी खड़ी है। बढ़ेगी कौन सी? वेरिएबल बढ़ेगी। और वेरिएबल तो हमने यूज़ इतनी सी की है, तो इतनी सी की है तो टोटल भी इतनी सी बढ़ेगी। क्लियर है ना अभी? ठीक है, टोटल भी इतनी सी बढ़ेगी, यानी कि सेल तो हुई इतनी इंक्रीज़ और टोटल कॉस्ट हुई इतनी सी इंक्रीज़, जिसकी वजह से हमारा जो अर्निंग्स हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो अर्निंग्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। समझे? यानी कि सेल इंक्रीज़ हुई, उसके बाद सेल जितनी इंक्रीज़ हुई उतनी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं हुई है, उस रेशो के हिसाब से जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है टोटल कॉस्ट इंक्रीज़, जिसकी वजह से हमारा जो बीच का मार्जिन है वो बढ़ गया है। हमारी जो अर्निंग्स हैं, टैक्स एंड ऑल सब पे करने से पहले की अर्निंग्स, अभी हमने कुछ भी पे नहीं किया है, टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड ऑल कुछ भी, तो उससे पहले की जो अर्निंग्स हैं वो हमारी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी वो ज़्यादा बढ़ गई है तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है कि नहीं है ना? ये इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी इसको पढ़ते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स का, जो एसेट्स होते हैं लाइक लैंड वगैरह होगी, इनका यूज़ ज़्यादा करना, जिन पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग खर्चा आता ही आता है। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, मैग्नीफाई, यहाँ पे मैक्सिमाइज भी लिख सकते हो, मैग्नीफाई भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर सकें किसके इफ़ेक्ट को। अगर हमारी सेल्स बढ़ रही है तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है EBIT पे, उस इफ़ेक्ट को हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, मैग्नीफाई कर सकें। इसलिए मतलब जो है फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स का ज़्यादा यूज़ करना और तरीके से यूज़ करना, इसे को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। इसको भी आप पढ़ लेना। इसमें वेरिएबल कॉस्ट का कम यूज़ होता है। जब सेल्स बढ़ती हैं वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, बट हमने तो फिक्स्ड कॉस्ट या एक मिनट, बट हमने तो क्या किया है, फ़िक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूज़ की है। फ़िक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है, जिसकी वजह से टोटल सेल्स तो इंक्रीज़ होगी ज़्यादा, सेल्स इंक्रीज़ होगी मोर, बट टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ होगी कम, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माने EBIT। क्लियर? ये हमारा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग लीवरेज। उसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज पे। जो फाइनेंशियल लीवरेज है अभी वो किसका इफेक्ट किस पे मैक्सिमम करता है वो देखते हैं। ऑपरेटिंग तो हमने देख लिया है कि सेल्स का इफेक्ट EBIT पे ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, जिसकी उसकी वजह से हम फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, ये होता है ऑपरेटिंग। अभी इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट का यूज़ करते हैं सोर्सेज का किसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, वो चीज़ देखते हैं। इसमें क्या बोलता है कि जो चेंजेस होते हैं, अभी मान लो यहाँ पे हमारा EBIT बढ़ गया है ना। अभी ऑपरेटिंग में हमने पढ़ा कि हमारा EBIT है, अर्निंग्स जो है वो हमारी क्या हुई, बढ़ गई है। तो अभी अगर ये ज़्यादा होगी, EBIT ज़्यादा होगी, तो इसका जो इम्पैक्ट है EPS पे, अर्निंग पर शेयर पे, यानी कि जो शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स बचती हैं उस पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो, उसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज का यूज़ करना, ये होता है मीनिंग फाइनेंशियल लीवरेज का। यानी कि उसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ कर रहे थे जो है सेल्स का इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए EBIT पे, इस पर हम फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं। जो EBIT का इफ़ेक्ट है EPS पे, वो बढ़ाने के लिए। क्लियर? अभी एक बढ़ेगा कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले तो कि अगर मान लो अभी इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि अपना जो है अभी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा आ गया है ना, मतलब EBIT अपना बढ़ गया है। अभी जो फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज का अगर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में अपने ज़्यादा यूज़ किया है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हमने फिक्स्ड वालों का लाइक डिबेंचर्स हो गए जिन पे हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही करना, चाहे इनकम हमारी थोड़ी हो, कम हो, एटसेट्रा, कुछ भी करके हो, बट अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा को हमने थोड़ा से फिक्स्ड वालों को पैसे देने हैं और थोड़े से जो नहीं फिक्स्ड
फिक्स्ड, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, उनको देने हैं, है ना। तो अभी इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमने इस तरीके से डिवाइड करना है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमारा ज़्यादा हुआ है, अभी फिक्स्ड को तो फिक्स्ड ही देने हैं, मतलब प्रॉपर फिक्स्ड ही देने हैं, उनको तो थोड़े से ही देने हैं। और जो ज़्यादा अमाउंट जो है पीछे बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी इक्विटी के लिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट अगर आपको हुआ है 10 रुपये का फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिक्स्ड वालों को देने हैं उसमें से 6 रुपये, क्लियर। अभी उनको तो 6 रुपये देने हैं, तो पीछे इक्विटी के लिए कितना बचा, 4 रुपये बचा, राइट। एक सेकेंड, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ है, फिक्स्ड वालों को देने हैं 6 रुपये फिक्स, इक्विटी वालों के लिए कितने बच गए, 4 बच गए कि नहीं बच गए। वहीं अगर अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज आया है वो बढ़ता है, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 20 रुपये, भाई फिक्स्ड वालों को तो फिर भी 6 रुपये देने हैं, है ना, फिक्स्ड वालों को तो फिर भी 6 रुपये देने हैं, तो पीछे इक्विटी वालों के लिए कितने बच गए, 14 रुपये बच गए कि नहीं बच गए हैं। यानी कि जो फिक्स्ड है अगर आप उनका यूज़ ज़्यादा करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज का यूज़ अगर हम ज़्यादा करते हैं और उस सिचुएशन में ज़्यादा करते हैं, अगर हमें पता है कंपनी को कि हाँ भी हमारी अर्निंग्स अच्छी हो रही हैं, हमारी बहुत बढ़िया अर्निंग्स हो रही हैं, उस टाइम पे कंपनी को क्या करना चाहिए, फिक्स्ड वालों का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। फिक्स्ड वालों का यूज़ वो ज़्यादा करेगी तो उनको तो फिक्स्ड थोड़े से देने, दे दुआ के नक्की करेंगे, उसके बाद पीछे ज़्यादा अमाउंट बच जाएगी, किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। अभी शेयर होल्डर्स के लिए अगर कहाँ तो पहले 4 रुपये बच रहे थे, अब कहाँ 14 रुपये बच रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है इनका जो पर शेयर अर्निंग है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, है ना। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। क्लियर है, आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे ये 10 टर्म्स जिसमें मैंने डिफरेंस बताया है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज में क्या डिफरेंस होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन और वाटर्ड में क्या डिफरेंस होता है, उसके अलावा ये मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने कुछ मीनिंग एंड डिफरेंसेस क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा मोटिवेशन मिलती है। और अगर अच्छी नहीं लगी है, समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना, आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत कमी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम उस कमी को इम्प्रूव कर सकें। एंड प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, एंड सारी के सारी वीडियोज़ देखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।